आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब फ्रांस एक्ट 2025 के तहत पंजाब सर्विसेज एक्ट 2012 के अंदर बड़ी ड्रास्टिक तब्दीलियाँ आई हैं, और जिसमें फर्स्ट शेड्यूल की सीरियल नंबर 19 के तहत ये कहा गया है जी कि जितने भी डिवेलिंग हाउसेज हैं उनके ऊपर जो रेजिडेंशियल घर हैं टैक्स फ्री सर्विसेज में आएंगे। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं जी कि ये पंजाब से सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 में क्या तब्दीली आई हैं। जो मेजर तब्दीली आई है वो आई है सेक्शन 3A इंसर्ट किया गया है, जिसके तहत जो टैक्स फ्री सर्विस है वो डिफ़ाइन की गई है। और इस टैक्स फ्री सर्विस के तहत जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं वो तमाम की तमाम टैक्स फ्री सर्विसेज करार दी गई हैं। और इसके बाद जो सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में स्टैंडर्ड रेट 16% के तहत सर्विसेज चार्ज होंगी, और इसके बाद पार्ट 2 में फ़िक्स रेट के तहत सर्विसेज कर दी गई हैं, और पार्ट 3 में रिड्यूस रेट के साथ सर्विसेज को इसमें दिखाया गया है। ये अब जो पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट है, इसे 2025 से पहले जो इसका जो मैकेनिज़्म था, जो इसमें वर्किंग थी, वो इस तरह थी कि जितनी भी जो टैक्सेबल सर्विसेज थी वो टैक्सेबल थी। इसके अलावा बाकी सर्विसेज को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स करना नहीं चाहती थी। लेकिन अब सेल टैक्स एक्ट 1990 की 6 शेड्यूल के तहत ये सिस्टम मुतारफ़ कराया गया है कि जितनी भी सर्विसेज जो टैक्स फ्री सर्विसेज में दिखा दी गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो 16% स्टैंडर्ड रेट पे होंगी। या फिर जो 2024 से पहले या 2025 से अमेंडमेंट से पहले जो कानून था उसमें जितने भी रिड्यूस रेट और फिक्स रेट थे उनको पार्ट 2 में और पार्ट 3 में उसको अलग से डिफ़ाइन कर दिया गया है। आज जो हम बात करेंगे जिसके ऊपर हमारे जितने भी मेंबर्स हैं मेंबर और बाकी जो हमारे चैनल को देखने वाले नाजरीन हैं, उन्होंने सीरियल नंबर 19 की बात की है कि सीरियल नंबर 19 के ऊपर हमें ब्रीफिंग दें कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेंटिंग ऑफ पर्सनल डिवेलिंग फॉर रेजिडेंशियल यूज़। इसको टैक्स फ्री सर्विस में डाला गया है। तो इसका ऑपोजिट अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे पार्ट 1 में सेकेंड शेड्यूल के स्टैंडर्ड रेट लगा दिया गया है 16%। ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 2, 3 और पार्ट 2 और पार्ट 3। तो इस जब हम इसको सीरियल नंबर 19 और पार्ट 1 चैप्टर 2 के साथ हम मैच करते हैं तो फिर इसका मतलब जो अदरवाइज लिया जा रहा है वो ये लिया जा रहा है कि जो रेंटिंग और पर्सनल घर को किसी किराए पे देना, किसी रहायशी घर के लिए देना, लोगों को देना, वो टैक्स फ्री सर्विस में आएगा। इसके अलावा अगर कोई प्लाट है या कोई मकान है और उसको अगर किसी किराए पे दिया जा रहा है तो हम इसका मतलब ये लिया जा रहा है जी कि वो फिर उस पर 16% स्टैंडर्ड रेट चार्ज होगा। इसके ऊपर आज हमने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की है और इसी के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हम देखेंगे सेक्शन 238 के अंदर सर्विसेज का मतलब क्या है। सर्विसेज मीन्स है कि एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड्स और द प्रोविजन ऑफ विच इज़ नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड शैल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द सर्विसेज लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो अब सर्विसेज की डेफिनेशन फर्स्ट शेड्यूल में कर दी गई है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है तो इसका मतलब वो सर्विस है। और टैक्सेबल सर्विस का मतलब लिया जा रहा है जी कि सेक्शन 3 एज अमेंडेड बाय फ्रांस एक्ट 2025 ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल अनलेस एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टैक्स फ्री इन द फर्स्ट शेड्यूल और अदरवाइज एक्सक्लूडेड। तो टैक्स फ्री की बात की जा रही है कि टैक्स फ्री के अंदर अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो टैक्सेबल सर्विस है। और जब हम रेंट को देखते हैं तो रेंट के ऊपर बाकायदा हमारे पास सिंध रेवेन्यू बोर्ड के कुछ फ़ैसले मौजूद हैं। और सिंध रेवेन्यू बोर्ड के जो फ़ैसले हैं इसमें सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। इसमें कहा गया है जी कि जो द मेयर रेंटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी बाय ए लैंडलॉर्ड और टू अ टेनेंट इज़ नॉट अ टैक्सेबल एज इट इज़ नॉट अ टैक्सेबल सर्विस अंडर द सिंध सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट। अब जो रेंट पर कोई मकान देना या कोई प्लाट देना वो सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आता। और ये जो फ़ैसला है ये हमारे पास सिंध हाई कोर्ट का फैसला है और इसमें ये सारी बात की गई है। और इसी के फैसले को ही फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको अंडोज किया है कि जो किराए पर जगह देना सर्विस के ज़मरे में नहीं आता।
और इसी में ही ये जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, ये थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया गया है जी कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ सर्विस as it involves transfer of the right to use property, not an act of performance of the landlord. Hence, it does not fall within the scope of taxable service. Means कि अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही, कोई काम नहीं किया जा रहा, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो वो टैक्सेबल सर्विस नहीं होगी। अब इसका आगे हम कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कि आगे कि हमारे लिए लीगल के क्या प्रॉब्लम होगी अब आगे, कि जो पंजाब हुकूमत है वो ये चाह रही है कि जितने भी खाली प्लाट हैं, जितने भी आपके कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो किराए पे दी गई हैं, उन तमाम को 16% के हिसाब से सेल टैक्स चार्ज किया जाए। और सेल टैक्स चार्ज करने का दूसरा मतलब यह है कि जितने हमारे जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, जिसमें कंपनीज़ हैं, और जो विद होल्डिंग रूल्स हैं हमारे पास 2015 के, उसके तहत वो पाबंद हो गए हैं कि जितनी भी उन्होंने प्रॉपर्टियाँ ज़रा ये जो आपके मोबाइलिंग कंपनीज़ के बाकी जो मोबाइल दूसरी वारिद हैं, जोंग है, रूफून है, इनके टावर जो हैं, इन टावर्स को जो खाली प्लाट पे इन्होंने किराए पे लिया हुआ है, अगर जो मालिक मकान लैंडलॉर्ड जो है उसने अपने आप को पंजाब सेल टैक्स और सर्विसेज के अंदर रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, तो उसकी वो 16% विद होल्डिंग भी करेंगे। जो विद होल्डिंग के लाज हैं, ये 2015 में आए थे और 20 फरवरी 2015 के लिए लाज हैं। और इसको मैं ज़रा समझाने के लिए इसका एक हमने टेबल बनाया है, उस टेबल के तहत भी मैं इसमें समझाता हूँ कि विद होल्डिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर कैसे होगी। और इसमें पहले तो फेडरल, अगर तो विद होल्डिंग एजेंट अगर आपने कोई जगह किराए पे दी हुई है किसी फेडरल गवर्नमेंट को और ऑटोनोमस बॉडीज़ को, रहा तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। और इसके बाद हम जो दूसरा जो हमारे लिए अहम है, वो दूसरा है कि कंपनीज विच आर रेसिडेंट और हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन पंजाब, कि ऐसी कंपनीज जिनकी प्लेस जो है वो पंजाब के अंदर है, तो उस सूरत में क्या होगा, टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है और एक्टिव है, विद पीआर है, तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर था वो टैक्स पेयर भी है और रजिस्टर्ड भी है और एक्टिव भी है पीआर के तहत, तो अगर सर्विस प्रोवाइडर का स्टेटस है फर्म, ईओपी या इंडिविजुअल, तो उस सूरत में होल ऑफ द अमाउंट 16% की विद होल्डिंग होगी। और अगर कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उस सूरत में इसको अजम्पशन थी। और अगर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो रजिस्टर्ड नहीं है पीआरए के तहत, तो इसमें चाहे कंपनी है, फर्म है, ईओपी है, इंडिविजुअल है, इन तमाम सूरतों में 16% की विद होल्डिंग होनी थी। अभी रिसेंटली एक पीआरए ने इस 5 के बाद रूल 5A भी इंसर्ट कर दिया है, और इसके तहत अब जो कंपनी जो पहले जमसन थी, जिनको अगर तो वो टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो अब 80% अब उन्होंने विद होल्डिंग करनी है। और जो बाकी कंपनी है उनके लिए कहा गया है जी कि अगर वो रजिस्टर्ड भी हैं, एक्टिव भी हैं, तो उनका 20% विद होल्डिंग होगी, और बाकी जो 80% होगा ये खुद जमा कराएंगे। तो इस तरह जो चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है वो ये हो रही है कि अब गवर्नमेंट चाह रही है जी कि विद होल्डिंग का स्कोप बढ़ाया जाए, और जो भी कंपनी जो किराए पर जो जगह मौजूद है, अगर वो कई कंपनी ने भी किसी दूसरी विद होल्डिंग एजेंट कंपनी को दी हुई है, जैसे मेरी कंपनी के नाम जगह है और वो आगे किसी दूसरी कंपनी को, कैसे टेलीनॉर को दे देती है किराए पे, या किसी बैंक को किराए पे दे देती है, तो उसकी भी अब विद होल्डिंग अगर वो रजिस्टर अंदर द पीआरए भी है तो फिर भी होनी है, और रजिस्टर अंदर पीआरए नहीं है फिर तो हर सूरत होनी है। तो अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसके बाद तो बड़ा क्लियर है जी कि सर्विस जो है वो रेंट नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर ये लगा दिया गया है, अदरवाइज़ करके इसको क्लियर सेकंड शेड्यूल में नहीं डाला गया, इसको पार्ट 2 में, पार्ट 3 में क्लियर नहीं किया गया। अब क्लियर है कि पार्ट 1 में अदरवाइज़ इसको एज ए सर्विस कंसिडर करने के लिए पार्ट
जो फर्स्ट शेड्यूल है उसकी सीरियल नंबर 19 में डाला गया है। जो सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 है वो फिक्स रेट है, और जो पार्ट 3 है वो रिड्यूस रेट है। तो बेसिकली ना रे रिड्यूस रेट में है ना रे फिक्स रेट में है। फिर अल्टीमेटली जो पार्ट 1 है सेकंड शेड्यूल का 16% स्टैंडर्ड रेट उसमें फॉल कर जाएगा। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम आ रही है रे एफबीआर के तहत, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 15 में भी टैक्सेबल है। जब ये एक टैक्स इधर लिया जा रहा है फेडरल में रेंट के ऊपर, तो उसी रेंट के ऊपर पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 भी इसको चार्ज करने की बात कर रहा है, और स्टैंडर्ड रेट 16% लगाया जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम आनी है जो कि आगे जाकर ये कोर्ट्स ने डिसाइड करना है कि ये दोनों डबल जो पार्टी पर ये क्या फॉल करता है कि नहीं करता। और फिर दो अप्रोच है हमारे पास। एक तो अप्रोच रहे है जी के क्या ये आल सर्विसेज आर टैक्सेबल जो है वो इसमें फॉल करता है। रेंटल जो हमने प्रॉपर्टी दी हुई है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, या किसी प्लाट को अगर हमने किसी को किराए पे दिया हुआ है जहाँ पर मोटरसाइकिल स्टैंड रहा, पार्किंग का स्टैंड है, ठेका दिया हुआ है, या दूसरे नंबर पर किसी कंपनी को हमने वहाँ पर टावर लगाने के लिए जगह दी हुई है, तो उस सूरत में ये इस पर विद होल्डिंग करनी है। और इसके लिए फिर ज़रूरी है कि अगर आपने विद होल्डिंग का तरीक़ेकार किया होगा, ये विद होल्डिंग का तरीक़ेकार ये होगा जी कि अगर तो टैक्स पेयर जिसने जगह किराए पे दी हुई है, जो लैंडलॉर्ड है, अगर तो वो रजिस्टर्ड है पीआरए में, हो जाता है पीआरए के अंदर रजिस्टर्ड, उस सूरत में अगर जो इनवाइस जारी करेगा मल्टीप्लाई 16% कर कर 116 की इनवाइस देगा। और अगर दूसरी सूरत में अगर वो अनरजिस्टर्ड है, तो इसकी जो इनवाइस जारी होनी है वो 100 रुपये की होनी है। और जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, इनको पाबंद कर दिया गया है जी कि इनका जो 100 रुपये जब देंगे तो 100 रुपये में से 16 रुपये विद होल्डिंग कर लेस करके बाकी 84 रुपीज़ उन्होंने किराए की मद में अब देना है। और जो 16 रुपये होगा वो एज ए पेनल्टी कि उसने खुद को अपने आप को अनरजिस्टर क्यों रखा हुआ है। 2015 से कानून आया हुआ है, और इसकी जो मद में जो हमारी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो करोड़ों रुपए अपनी जेब से जमा करा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर एक ऐसा है कि जिसमें अगर हम किसी सर्विस प्रोवाइडर को कहें जी कि आप आएँ और हमारा जो कमीशन पे काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हमें सेल टैक्स की इनवाइस दें, पहले नंबर पर तो वो अनरजिस्टर्ड है, सेल नंबर टैक्स की इनवाइस हमें मिलती ही नहीं है। और जब सेल टैक्स की इनवाइस नहीं मिलती, हम उनको कहते हैं जी कि आपका जो बिल बनना है 100 रुपये का, इसमें से हम 16 रुपये जमा PRA को जमा कराएंगे। तो वो कहता है जी कि अगर आपने सर्विस लेनी है तो ले, नहीं तो मैं आपको सर्विस नहीं देता। तो अभी तक PRA जितने भी अनरजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो उनसे टैक्स लेने में नाकाम रही है। इसके बाद जो नया कानून इन्होंने लेके आए हैं, और ये जो सारा नया मैकेनिज़्म लेके आए हैं पंजाब फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत, इसमें एफबीआर की तरह इसकी कोई लिमिटेशन नहीं रखी, कोई थ्रेश होल्ड नहीं है कि कितनी लिमिट तक का पर्सन जो होगा वो सर्विस प्रोवाइडर होगा जिसने खुद को रजिस्टर कराना है। इस वक्त जितने भी आपके मोची नाई सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी हैं, जो भी सर्विस दे रहे हैं, वो सब के सब लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हैं अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के, और इन्होंने रजिस्टर्ड होना है। और इसी तरह जो किराए पे जगह दे के बैठे हैं लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने भी अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी कमर्शियल जगह को किराए पे दिया हुआ है, या किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोई जगह दी हुई है किराए पे, या कोई प्लाट दिया हुआ है, उन्होंने भी खुद को रजिस्टर्ड करना है। तो इन सारी सूरत हाल में अब जो जिस तरह सेल टैक्स जो 1990 का है, इसमें एक लिमिटेशन दी गई है कि इस थ्रेश होल्ड से ऊपर जब टैक्स पेयर जाएगा तो उसने अपने आप को इनकम सेल टैक्स एक्ट 1990 में रजिस्टर करना है। इस तरह का कोई भी थ्रेश होल्ड इधर नहीं है, जिसके लिए तकाजा किया जा रहा है कि जी कि इसके ऊपर ये थ्रेश होल्ड होना चाहिए, ताकि अगर कोई 2-3 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, किसी बेवा की प्रॉपर्टी है, और उसने किसी कमर्शियल दुकान किराए पे दी हुई है, तो कम से कम वो खुद को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ना रजिस्टर होने की उसको ज़रूरत हो, ना उस पर। इस तरह तो जो एक बेवा है या कोई रतीम है जिसकी कोई ख़ानदानी प्रॉपर्टी है, और उसने किसी महल्ले दुकान वगैरह छोटी सी दुकान है, और 5,000 रुपये किराए पर अगर उसने वो रेंट पे दी आउट की हुई है,
तो इस सूरत में वो खातून जो है बेवा है या बच्चा है या गरीब कोई भी गरीब शख्स है, उस 5,000 जो किराया आ रहा है उस किराए पर उसको पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 के तहत 16% सेल टैक्स देना लाजमी है, जो कि नाइंसाफ़ी होगा और जुल्म होगा। इस 5,000 रुपये के पीछे उसको अपनी सेल टैक्स की रिटर्नें भी जमा करानी होंगी और इसके साथ साथ उस खातून को या गरीब शख्स को रिटर्नें जमा कराने के साथ साथ इसका टैक्स भी जमा कराना है। लायर की फ़ीस भी उसने हर महीने देनी है और जो पेनल्टीज़ वगैरह नॉन फाइलिंग की हैं और जो नोटिस हैं ऑडिट है वो भी उसने पूरे अपने अब जो भी अरसा है टर्नओवर है उस मेरे सिस्टम सारा फेस करना है। इसी तरह जो आपके गली मोहल्ले में मोची हैं, धोबी हैं, नाई हैं, उनके लिए भी ये सारी सख्तियाँ डाल दी गई हैं। तो अब इसके लिए रिकमेंडेशन तो हमारी रही है कि जी कि इसको जो लीगल शूट वगैरह अगर होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे पास मौजूद है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर किराया वैसे ही एक लिमिट से ऊपर जब जाएगा तो टैक्सेबल है, और जब तक सेकंड शेड्यूल में इसको एक्सप्लिसिटली नहीं डाल दिया जाता उस वक्त तक इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए रेंट के ऊपर कि रेंट सर्विसेज के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी और जो प्लाट खाली हैं इनके ऊपर नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आज की वीडियो से हमारे जितने भी जो समझना चाह रहे थे कि ये जो सीरियल नंबर 19 है इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे और ये आगे कैसे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी या कोई हमारे लिए कोई बेनिफिट होगा या इसका पर्पज़ क्या है सीरियल नंबर 19 का और जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ का, वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इस पर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में लाजमी लिखें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको सब दोस्तों को जितने भी सवाल आते हैं उनका आंसर कर सकें। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।